हादसे को 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मौत की चीखें और अपनों को खोने का दर्द अभी भी हाथरस की फिजाओं में है। इस हादसे के बाद अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है। आपके सामने 4 तस्वीरें। इन तस्वीरों में हाथरस के गुनाहगार आपको दिख जाएंगे। इस हादसे का पहला गुनाहगार है नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, जो हादसे के बाद से ही फरार है, जबकि इस हादसे का दूसरा गुनाहगार बाबा की पिंक आर्मी, जिसके पास सुरक्षा का जिम्मा था। तीसरे गुनाहगार है सत्संग के आयोजक, जिन पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। ये वो लोग हैं जिनकी बदइंतजामी की वजह से यह हादसा हुआ। और इस हादसे का चौथा गुनाहगार है पुलिस और प्रशासन, जिसने इस आयोजन की अनुमति दी। अनुमति 80,000 लोगों की थी, लेकिन यहां जुट गए 2 लाख से ज्यादा लोग। इसकी भनक भी प्रशासन को नहीं लगी। मान लिया जाए कि लोग 80,000 की यहां भीड़ भी आ जाती, तो अगर यह हादसा हो जाता, क्या प्रशासन तब भी हालात संभाल लेता? जिस तरह की बदइंतजामी कल दिखी, उसके बाद यह कहना मुश्किल है। जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की रिश्वत मुनवरों की बांटने वाला नारायण साकार हरि खुद को भगवान बताता है, जिसके सत्संग में लाखों की भीड़ जुटती थी, उसी सत्संग के दरबार में मौत ने तांडव कर दिया। आज के दौर में जब बहुत से कथावाचक और सत्संग करने वाले बाबा प्रचार को अपना हथियार बनाकर खुद का महिमा मंडन करते हैं, ऐसे में पुलिस प्रशासन, नेता और मीडिया से दूरी बनाकर भोले बाबा गरीब वंचित समाज का परमात्मा कैसे बन गया। नारायण साकार हरि यानी भोले बाबा, जिसका असली नाम सूरजपाल सिंह है, इंटेलिजेंस विभाग के सिपाही की नौकरी से 17 साल पहले इस्तीफा देने वाले भोले बाबा ने आखिर खुद को नई पहचान कैसे दी? ये पहचान है साकार विश्व हरि की, जिसका अंदाज संत महात्मा और प्रवचन देने वालों से एकदम अलग है। आमतौर पर बाबा भगवा कपड़ा धारण करते हैं, लेकिन भोले बाबा सूट बूट और टाई के साथ काला चश्मा पहनकर चांदी के चमकते सिंहासन पर विराजमान होता है। भोले बाबा के हर सत्संग सभा में लाखों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन ना तो पुलिस की सुरक्षा के लिए आवेदन किया जाता है और ना ही कोई बड़ा प्रचार प्रसार होता है। सत्संग में भोले बाबा की पिंक आर्मी ही सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। भीड़ की सुरक्षा के लिए बाबा पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं करते। ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा की जिम्मेदारी बाबा के गुलाबी रंग की वर्दी वाले सेवादार निभाते हैं। इन सेवादारों की आयोजन से पहले ड्यूटी लगाई जाती है। समिति के प्रमुख इनकी ड्यूटी लगाते हैं। हाथरस के सत्संग के दौरान अगर भोले बाबा ने प्रशासन की सुरक्षा पर भरोसा किया होता तो शायद सैकड़ों लोगों की जान बच जाती, लेकिन बाबा के सत्संग में 80,000 की भीड़ की अनुमति ली गई, लेकिन यहां पहुंचने वाले भक्तों की भीड़ 2 लाख तक पहुंच गई और बाबा की पिंक आर्मी इस भीड़ को काबू नहीं कर पाई और 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पे क्या चमत्कारी शक्ति? इन्हें पर सब कुछ हो है। क्या क्या है? जैसे इन्हें परमात्मा बिराना रहा है। इनमें परमात्मा है? हाँ। किनके अवतार हैं ये? किनके? त्रेता में राम आए थे अयोध्यापुरी में, जानता? जी जी, त्रेता में आए थे भगवान राम। और द्वापर में आए थे श्री कृष्ण। द्वापर में श्री कृष्ण आए। अब ये आए हैं कलयुगी अवतार है। कलयुगी अवतार है, लेकिन कलयुग में तो बाबा, आप तो 100 साल के हो, मैं तो बालक हूँ आपके सामने। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, तो कलयुग में तो कलगी आएंगे ना? हाँ, कलयुगी है। और सफेद घोड़े पे बैठ के आएंगे, ये बताया जाता है धर्मशास्त्र। जानते सब कुछ हो, लेकिन नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जो बाबा के आश्रम के लिए जाता है। यहाँ पर पुलिस ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की एक जीप लगा रखी गई है और साथ ही साथ बाएं हाथ में दिखाना चाहेंगे कि बाएं हाथ में किस तरीके से पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है, यानी कि यहाँ से कोई भी शख्स गाड़ी लेकर के ना निकल सके। अगर निकलता है तो उसकी पहचान की जाए, पहचान करने के बाद ही उसे आगे बढ़ने दिया जाए। ये वो रास्ता है जो आश्रम की ओर जाता है। आश्रम में लगातार पुलिस पहुंच रही है। एसडीएम भी थोड़ी देर पहले वहां पर आए थे, लेकिन किसी की भी गाड़ी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। पुलिस के हाथ भोले बाबा नहीं लगे, जबकि आश्रम के सेवादार के मुताबिक वो देर रात आश्रम में ही थे।
क्या नाम है आपका? मीडिया के लिए मना किया नहीं, गया है। मीडिया नहीं है। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? अब लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे की। हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं? फिलहाल भोले बाबा कहाँ हैं किसी को नहीं पता। वैसे तो बाबा का साम्राज्य कई राज्यों तक फैला हुआ है। भोले बाबा ने अपनी पैतृक जमीन पर आश्रम की स्थापना की थी। इसके बाद घूम घूम कर सत्संग शुरू किया। बाबा का प्रभाव बढ़ते ही गांव-गांव और शहरों में समितियां बन गईं। इन समितियों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में सत्संग का आयोजन कराया जाने लगा। धीरे धीरे बाबा के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। समय के साथ बाबा के अनुयायी उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक बन गए। बाबा का मैनपुरी वाला आश्रम तकरीबन 21 बीघा में बना है। यह आश्रम भव्य तरीके से बनाया गया। आश्रम का मेन गेट तकरीबन 20 फीट ऊंचा है। आश्रम की जो दीवारें हैं वह तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंची हैं और आश्रम को पूरे किले की तरह बनाया गया है ताकि बाहर का कोई भी शख्स आश्रम के अंदर होने वाली किसी भी गतिविधि को ना देख सके। मैं जिस जगह बैठा हूँ वहीं बाबा का सीधे सामने आश्रम है, जरा पैन करके दिखा दीजिए। और उस आश्रम के ठीक बराबर में जो ये बिना प्लास्टर का मकान आप देख रहे हैं, ये सूरजपाल के छोटे भाई सूरज बाबा, जो बाबा बन गए हैं, उनका असली नाम है सूरजपाल। और सूरजपाल से छोटे वाले, क्या नाम है आपके पति का? भगवान दास। सगे भाई हैं भगवान दास। उनकी धर्मपत्नी है मौसेरी, ये मौसेरी देवी है। भगवान दास की मृत्यु हो चुकी है और अब इनकी हालत ये है कि मजदूरी करके ये खेत बेच के ये मकान बनाया। इन पे इतना माल कहाँ से आ गया? संगत भैया में तो उनको भलो हो रहो भी ले रही। संगत भैया भलो हो रहो है तो जे बनाओ तो संगत भैया ने मत बोलो उनको भलो हो रहो ने जी बनाओ। गेट उन्होंने बनाया जो नाम लिखे सब। आपकी बोलचाल है उनसे? नहीं। क्यों? हमारा आना जाना भी नहीं है ना बोलचाल है ना आना जाना कुछ नहीं है। ऐसा क्यों हो गया? सगे भाइयों में 3 भाई थे? हाँ 3 भाई थे। छोटा सबसे कहाँ है? तो बिना किसी से मतवाल नहीं है। अब 3 लड़का 4 लड़की। 4 लड़की। लड़कियों की शादी कर दी? हाँ सब दी। लड़कों की? लड़कों को ही। तो घर का कैसे? घर तो ये पक्का बना नहीं आपका? जमीन बेच के बनाया है ना, जमीन बेच के बच्चों ने बनाया। जब रहने का ठिकाना नहीं था फिर क्या करते? अगर हमें परमात्मा से कुछ लेना देना होता तो हमारे अच्छो का तो बना। मतलब परमात्मा अपने जेठ को कह रही हो आप? सूरजपाल को? हाँ। जो बाबा बन गए? हाँ। परमात्मा हो गए वो? कहते हैं हम कहते हैं। नहीं, भगवान मतलब आप ऐसी बात करोगी, परमात्मा कैसे हो गए? अब भैया सूर्य संसार इंसान परमात्मा हो जाता? संसार परमात्मा कह रही हूँ सर, परमात्मा कह रही। तो आप तो जानो आपके जेठ हैं वो परमात्मा नहीं, एक आम इंसान है। जेठ कोई ना तो जेठ कोई नातो ही नहीं हमारा तो। अच्छा, वो इंसान है या परमात्मा है ये बता दो, ईमानदारी से बता दो। अब है तो इंसान है, हम तुम इंसान है, सुबह इंसान है, तो फिर उन्हें परमात्मा क्यों? अब उन्हें शक्ति आएगी तो परमात्मा करेगी। कैसी शक्ति आई? 120 आदमी मर गया वहाँ हाथरस में, उन्हें क्यों नहीं बचा पाई वो शक्ति? परमात्मा। हाथरस में जहाँ बाबा का सत्संग चल रहा था वहाँ की परमिशन ली गई, लेकिन सिर्फ परमिशन ही ली गई थी। बदइंतजामी उस जगह हर तरफ दिखाई दे रही थी। वैसे भोले बाबा के कारनामों को देखें तो नियम न मानना बाबा के लिए आम बात है। साल 2021 में जब पूरी दुनिया कोरोना की मार झेल रही थी, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर रहे थे, उस दौरान भी भोले बाबा ने फर्रुखाबाद में 50 लोगों की अनुमति लेकर 50,000 लोगों को जमा कर लिया था। ये तस्वीरें उसी दौरान की हैं। कहा जाता है कि साकार हरि बाबा अपने सत्संग में मानव सेवा का संदेश देते हैं। ज्यादातर सत्संग में लोगों से बाबा कहते हैं कि मानव की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। सत्संग में आने से रोग मिट जाते हैं और शायद इसी वजह से बाबा के सत्संग में लोगों की भीड़ जुटती है। जो भी कर सकते हैं सेवा करना भी नितांत आवश्यक, क्योंकि संतों की, भक्तों की, ऋषिवर मुनिवरों की से स्नेह प्रेम और सेवा से ही तो मिलना है, यही तो भक्ति बन जाता है। साकार विश्वहरि और भोले बाबा के अनुयायी यूपी के अलावा हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में भी फैले हैं। उनमें एक सत्संग में हजारों की संख्या में लोग जुड़ते हैं। साकार हरि और भोले बाबा की पॉलिटिक्स में भी पकड़ है। पिछले साल सपा मुखिया अखिलेश यादव भी उनके सत्संग में पहुंचे थे। उन्होंने इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। फोटो में अखिलेश बाबा के पांडाल में बैठे नजर आ रहे थे। अखिलेश ने यहां भाषण भी दिया था।
नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। फिलहाल बाबा कहां हैं, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। हालांकि शुरुआती जांच के बाद संत भोले बाबा के काले कारनामों की परत खुल रही है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि बाबा पर यौन शोषण समेत 5 अन्य गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। आगरा में एक बच्ची की मृत्यु हुई थी। उस वक्त बाबा ने दावा किया था कि मैं बच्ची को जिंदा कर दूंगा। तब बाबा पर केस हुआ था। बाबा के खिलाफ साल 2000 में आगरा के शाहगंज थाने में पाखंड फैलाने का मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें वो जेल भी गया था। फिलहाल इस घटना के बाद से भोले बाबा फरार है। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब एफआईआर में बाबा का नाम तक नहीं, तो पुलिस बाबा की सरगर्मी से तलाश क्यों कर रही है? जहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जा रही होगी, लगभग 4 से 5 खेत यहाँ पर ऐसे हैं। इसको कहा जा सकता है कि इसको बीघों में मैं बात करूं तो कम से कम ये 50 से 60 बीघे के बीच में ये पट्टी लगी है। जहाँ तक ये पीली पट्टी है, 50-60 बीघे के खेत हैं। उन खेतों के अंदर अभी जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा ये पट्टी लगाई गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि अभी किसी की एंट्री यहाँ पर नहीं हो पाएगी। प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। देखना ये होगा आखिरकार क्या कार्रवाई हो पाती है और कब तक दोषियों की धरपकड़ होती है। जो अज्ञात नाम एफआईआर के अंदर में दर्ज किए गए हैं, क्या उन अज्ञात नामों के साथ में अब नाम दर्ज भी इस एफआईआर के अंदर में होंगे और कब तक पुलिस के हाथ में दोषी आएंगे और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। बुढ़ेल मनोज के साथ से ये दुआसरी, न्यूज स्टेट, हाथरस। हाथरस में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच गई है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि आसपास के अस्पताल घायलों से भरे पड़े हैं। अब बड़ा सवाल कि आखिर इस दर्दनाक हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है। आयोजकों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों तक किस किस की जवाबदेही इसमें तय होगी। इस हादसे के लिए कितनी सजा मिलेगी। देश की राजधानी दिल्ली से महज 146 किलोमीटर दूर हाथरस में जो तस्वीरें आई हैं, उसने दिल को झकझोर दिया है। इन तस्वीरों में दर्द है, पीड़ा है, बदइंतजामी है, अव्यवस्था है और कई सवाल भी हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी मौतों का गुनहगार कौन है? क्या इसका सबसे बड़ा गुनहगार वो भोला बाबा है जो खुद को भगवान मानता है, जिसके पाखंड ने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली? क्या बाबा के वो सेवादार हैं जिन्होंने ये पूरा मौत का दरबार लगाया था, जिनकी बदइंतजामी की वजह से सत्संग में मौत ने तांडव मचाया? या फिर वो सिस्टम जिसने केवल सत्संग की अनुमति देकर अपना पल्ला झाड़ दिया? आज हम आपको हाथरस के उन गुनहगारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। हाथरस के रजभानपुरा में लगा ये वही पोस्टर है जिसमें 100 से ज्यादा मौतों के गुनहगारों के नाम दर्ज हैं। ये नाम है देव प्रकाश, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव, राम प्रकाश। ये वो 6 नाम हैं जिन्होंने सत्संग का आयोजन करवाया था। इन लोगों की बदइंतजामी की वजह से 122 लोग काल के गाल में समा गए। हादसे से पहले सत्संग खत्म होने के बाद कथावाचक भोले बाबा का काफिला निकलने लगा था। इस दौरान श्रद्धालु भी अपने घर जाने लगे थे। बाबा के काफिले को निकालने के लिए भीड़ के एक हिस्से को रोका गया और इसी दौरान भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, जिसके बाद दम घुटने से कई लोगों की मौत हो गई। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। बाबा इतनी मौतों के बाद से फरार है और सत्संग के आयोजनकर्ताओं को भी पुलिस ढूंढ रही है। हाथरस कांड में जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि भोले बाबा का नाम एफआईआर में शामिल नहीं है। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है? इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी
हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। हाथरस के इन गुनाहगारों के बुलावे पर भीड़ यहां जुटी थी। मंगलवार को यहां मौत ने तांडव किया था। अब जगह पर केवल निशान रह गए। हाथरस के फुलरई गांव के अंदर हमारी मौजूदगी है और हम उसी गांव के अंदर मौजूद है और उसी घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल हादसा हुआ। 121 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। 28 लोग अभी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका राजकीय अस्पतालों में उपचार चल रहा है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व डीआईजी लक्ष्मी नारायण जी, जो कि यूपी पुलिस को सेवा भी दे चुके हैं। लक्ष्मी नारायण जी, ऐसे सत्संग को लेकर नियमावली क्या है, जरा वो समझा दीजिए। देखिए, सत्संग और इस तरह के कार्यक्रम लोग अपने सामाजिक आयोजन करते रहते हैं, लेकिन इसमें दायित्व तो आयोजकों का होता है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि वो कितनी भीड़ एक्सपेक्ट करते हैं और उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट करें, और जो लोकल पुलिस अधिकारी होते हैं उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत ही सुरक्षा से संबंधित चीजों को ध्यान में रख करके ही इंतजाम किए जाने चाहिए। इसमें 2-3 चीजें जो गड़बड़ हुई हैं टोटल, वो ये है कि एक तो जितना इनको एक्सपेक्टेड क्राउड था उससे ज्यादा का क्राउड आया। यदि ज्यादा का क्राउड आ ही रहा था तो उसको आपको पहले रोकना पड़ेगा, पहले कहीं रोक देते। दूसरा ये है कि इसमें एग्जिट और एंट्री का गेट लगभग एक जैसा ही हो गया, और जब बाबा जी गए तो उनके साथ ही भीड़ भी चलने लगी, तो शायद ये दुर्घटना ना हो पाती। कहा जाता है ऐसे आयोजन को लेकर पहले परमिशन ली जाती है एसडीएम लेवल से लेकर वहां, फिर इसके बाद संबंधित थाने पर जाता है, संबंधित थाना चेक करता है कि आने वालों की संख्या कितनी है। पॉइंट ऑफ व्यू लिया ही जाता है और उसमें एसडीएम और सीओ की ज्वाइंट रिपोर्ट के आधार पर ही परमिशन फाइनली दी जाती है। लेकिन परमिशन में कुछ कंडीशंस भी डाली जाती हैं परमिशंस में, तो ये देखना होगा कि इसमें क्या कंडीशंस डाली गई थी और किस प्रकार से रेगुलेशन करने के लिए विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए थे। तो ये चीज तो देखने की होगी और ये जांच का विषय होगा। भीड़ अगर बढ़ती है तो जहां तक मैं पढ़ रहा था कि पीडब्ल्यूडी से भी या फिर फायर विभाग से भी, इसके अलावा और भी विभाग से समन्वय बनाकर इस आयोजन को कराया जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ सिस्टम दिखाई नहीं दिया। सवाल एक ये भी है कि कहा जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए, 80,000 की भीड़ को लेकर ये सत्संग। जब ये स्थिति है 80,000 भी होते तो हमें लगता है कि स्थिति क्या यही होती। हाँ, मतलब देखिए 80,000 की संख्या कम नहीं होती है, और कितना बड़ा ग्राउंड है, कितना बड़ा आपने रास्ते बनाए हैं, किस तरह से बैठने की व्यवस्था कराई है, किस तरह से जाने की व्यवस्था कराई है, तो ये तो सारी जिम्मेदारी देखिए आयोजक की ही है। इसमें और किसी का दोष नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आयोजकों का ही दोष है इस पूरे कार्यक्रम में, जिसमें कि ये इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, जिसमें कि 125 लोगों के आसपास की डेथ हो गई। तो ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ ही है, और लेकिन ये आयोजकों की सिर्फ निष्क्रियता और लापरवाही का ही प्रमाण है। और जो आयोजन के मुख्य कहा जाए वक्ता, प्रवक्ता या प्रवचन देने वाले, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कारण क्या है कि देखिए वो तो इनवाइटेड हैं, उनके द्वारा यदि ऑर्गेनाइज किया गया है तो वो जिम्मेदार होंगे। लेकिन यदि उनके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, वो एक बुलाने पर वहां पे कार्यक्रम करने आए हुए हैं, तो जिन्होंने बुलाया है, जिन्होंने पूरी आयोजन किया है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। वो तो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना बाबा है, अपना उन्होंने जो भी सत्संग किया अपना किया, और जाने बाबा के सेवादारों पर एफआईआर, बाबा के ही सेवादार है और किसी के सेवादार नहीं। नहीं, अगर बाबा के ही सेवादार हैं तो फिर वो उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, तो फिर वही जिम्मेदार हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मॉनिटरिंग सिस्टम क्या होता है?
नहीं, देखिए वो जो लोकल अधिकारी उनको इस बात की मॉनिटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। कहीं पर भी कोई इशू आ रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है तो ये तो स्थानीय पुलिस को देखना ही पड़ेगा, स्थानीय पुलिस और प्रशासन को देखना ही पड़ेगा कि वो कार्यक्रम की स्थिति कैसी चल रही है, वहां पे क्या कमियां हैं। ठीक है, उन्होंने जितना भी जो उन्होंने परमिशन ली नहीं ली या उन्होंने जो ऑर्गेनाइज किया क्या, लेकिन यदि स्थानीय पुलिस को ज्ञात है कि एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाकर के वहां देखें कि वहां पे सारी व्यवस्थाएं की जा रही है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, फायर टैंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं, वहां पर आने जाने का अलग अलग रास्ता बना हुआ है कि नहीं, प्रॉपर रास्ता है कि नहीं, स्थानीय स्तर पर बैरिकेटिंग की व्यवस्था है कि नहीं, और यदि नहीं है तो उसको कराना चाहिए था उन लोगों को। तो दोनों तरफ से चीजें हैं ना। ये तो जो आयोजक है उनको पहली बात तो अपने मान लीजिए आग की घटना हो तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां है नहीं या भगदड़ की स्थिति होती है तो एम्बुलेंस तैनात है नहीं, चीजों को देखना पड़ेगा और ये आयोजकों को भी देखना पड़ेगा और आयोजकों को स्थानीय पुलिस से मिलकर के कार्यक्रम को संपादित कराना चाहिए, किसी को भी कार्यक्रम को। ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, ये तो एक हादसा हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, लेकिन किसी भी ऐसे कार्यक्रम में जहां पर कि आप एक बड़ी क्राउड को एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर यह आवश्यक है कि आप स्थानीय पुलिस से संपर्क बनाएं, उनसे आप बातचीत करें, उनसे आप दिशा निर्देश लें और उनको एक्टिव पार्टिसिपेट कराएं। ये आपकी आयोजक की जिम्मेदारी बनती है। और जब एक बार स्थानीय पुलिस के संज्ञान में आ गई कि कोई घटना कोई कार्यक्रम होने जा रहा है तो ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि उसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। और यदि आयोजक उसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं तो आयोजकों के खिलाफ और कार्रवाई करें। तो दोनों तरफ से बातें हैं, इसमें स्थानीय पुलिस की भी जिम्मेदारी, इसको नकारा नहीं जा सकता है। एसडीएम ने लिख के दे दिया संबंधित थाना को तो वहां से व्यवस्था वाली जिम्मेदारी उन अधिकारियों की खत्म हो जाती है, शुरू होती है पुलिस वालों की, यानी कि सब कुछ पुलिस पर ही जिम्मेदारी तय होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो आयोजकों के लिए कह ही रहा हूं, आयोजकों की जिम्मेदारी तो तय होगी, लेकिन साथ में स्थानीय पुलिस की ये लापरवाही अवश्य है कि जब उनको ये मालूम चल गया कि इतनी बड़ी क्राउड यहाँ पर आ रही है या आने वाली है तो दे शुड हैव टेकन प्रॉम्प्ट एक्शन और उस तरह से उनको व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि कहा जाता है कि आयोजन कहाँ हो रहा है उसे देखा भी जाता है, उससे संबंधित एक नक्शा भी बनाया जाता है कि अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो किस तरीके से हमें तत्पर रहना होगा। जो नियमावली मैं समझना चाह रहा हूँ, हाँ, बी प्लान जिसको कहते हैं, बी प्लान तो हमेशा ही रखना चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी जगह पे कोई बात हो गई, मान लीजिए एक पेड़ ही कट के गिर गया, कहीं पे आंधी आ गई, पेड़ टूट के गिर गया, रास्ता बंद हो गया, तो हमारे पास एक अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक बी प्लान तो हर कार्यक्रम का, जहां पर भी अधिक लोग आ रहे हैं वहां पर यह एक बी प्लान की आवश्यकता तो होती ही है और ये स्थानीय पुलिस के माध्यम से ही आयोजकों को तैयार करवाना चाहिए। देखिए, प्राइमरी जिम्मेदारी इस पूरे कार्यक्रम में आयोजकों की है और सेकेंडरी जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है। लेकिन ना एक प्लान ए काम कर पाया ना प्लान बी। तो जब प्लान ही नहीं था तो कार्य कहां से करता? मतलब कोई प्लान नहीं था इसमें। जब प्लान ही नहीं था तो कोई प्लान नहीं। हाँ, बिल्कुल प्लान ही नहीं था कोई, तो उसमें क्या कार्रवाई कैसे होगी, क्या एक्शन होता उसमें? और कोई नियमावली भी समझना चाह रहे, कोई एक ठोस नियमावली भी तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर नियमावली क्या है। ऐसे ही सत्संग होता रहा, कहीं प्रवचन होता रहा, कहीं भीड़ जुटती रही, भगदड़ हो गई स्थिति, बाद में सब शांत, क्योंकि पहले भी ऐसे आयोजन हो चुके हैं, भगदड़ वाली स्थिति नहीं है। देखिए, मैं क्लियर कर दूं, इसमें कोई नियमावली नहीं है। यह तो स्थानीय स्तर पर स्थिति को देख करके उस समय के लिए एक एसओपी बना दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए जाते हैं, चीजें दर्शाई जाती हैं, आयोजकों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि ये काम आपको कराना है। लेकिन कराया कि नहीं कराया ये देखना तो पड़ेगा ही ना अल्टीमेटली, क्योंकि आयोजक हमेशा लापरवाही करते हैं। ये मैं बहुत मतलब मेरा एक्सपीरियंस कहता है। नारायण जी, कराया कि नहीं कराया ये जिम्मेदारी किसकी? ये तो स्थानीय पुलिस की है, संबंधित थाने की। हाँ, अगर मैंने एक इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि यहाँ पर 3 को 1 रहता है कि वो प्रोग्राम कैंसिल करा दें। और दूसरा, बड़े अधिकारियों को भी जानकारी संबंधित थाना दे सकता है कि ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल, ये तो देखिए संबंधित जिले एसपी की जिम्मेदारी बनती है कि यदि कहीं पे पूरे जिले में कहीं पर भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है तो उस पर वो मॉनिटरिंग करे, उस पर नजर रखे। ये तो उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर का विषय ही है, तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो वही है। सामान्यतः यही होता है कि 90% कार्यक्रम ठीक ठाक निकल जाते हैं तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब हादसे हो जाते हैं तब स्क्रूटनी की बात आती है और स्क्रूटनी में तो फिर जिम्मेदारी तय होती है और जिम्मेदारी तय होने में प्रथम जिम्मेदारी आयोजकों की और द्वितीय जिम्मेदारी जो है स्थानीय पुलिस की है। और स्थानीय पुलिस के हिसाब से यदि
बहुत बड़ा क्राउड नहीं हो रहा है, छोटा मोटा है तो थाने स्तर का, वरना फिर जो है वो क्षेत्राधिकारी और एडिशनल एसपी लेवल पे और जी पुलिस प्रशासन की तरफ से आयोजकों को मौके पर क्या क्या इंतजाम करने के लिए कहा जाता है? देखिए कई चीजें हैं उसमें, जो प्रमुख 4-5 चीजें हैं वो मैं क्लियर कर दूं। एक तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आने का रास्ता और जाने का रास्ता हमेशा अलग होना चाहिए, हमेशा अलग होना चाहिए। दूसरा, बॉक्स फॉर्मेशन में क्राउड को बैठाना चाहिए। नंबर तीसरा ये होता है कि वहां पे फायर ब्रिगेड का इंतजाम, पीने के पानी की व्यवस्था का इंतजाम और संबंध और प्रॉपर प्रकाश व्यवस्था, ये इतनी चीजें तो अत्यंत आवश्यक होती हैं और यदि इनको नहीं ध्यान में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि आखिर क्या क्या जरूरत होती है।